हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन मेनली 3 टाइप का होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में लिविंग बींग्स फूड को सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं और एसिमिलेट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की इन्हीं स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहली स्टेप होती है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय लिविंग बींग्स। ठीक है, फूड को बॉडी के अंदर लेके जाने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, न्यूट्रिशन में भी हमने ये बोला था कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आगे और जुड़ी हुई थी, एंड यूटिलाइजेशन बाय लिविंग बींग्स। फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना और उसे यूटिलाइज करना रिपेयर और ग्रोथ के लिए, वो न्यूट्रिशन होता है। लेकिन बॉडी के अंदर, केवल बॉडी के अंदर लेके जाने की प्रोसेस, वो क्या होती है? इंजेशन होती है। अब जो सिंपलर लिविंग बींग्स होते हैं उनमें इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। जैसे हम अमीबा की बात करें तो वो बॉडी सरफेस के द्वारा ही फूड को एनगल्फ करता है। ठीक है, और अमीबा के द्वारा फूड को एनगल्फ करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स होते हैं, जो हायर लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें एक स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मीन्स है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब जो फूड हमने या किसी भी लिविंग बींग्स ने बॉडी के अंदर जो इनटेक किया है, उस फूड में क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। या फिर जो हमने फूड एनगल्फ किया उसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हमें क्या करना है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को लिविंग बींग्स क्या करते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स, लार्जर, इनसॉल्युबल। तो हम पहले समझते हैं कि जो फूड हम खाते हैं उसमें मेन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली जो हम फूड यूज़ करते हैं या कोई भी लिविंग बींग्स, उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है, अब इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब सवाल उठता है कि इनके सिंपलर सब्सटेंसेस क्या होंगे? तो सिंपल बात, जिनसे मिलकर के ये बने हुए हैं। ठीक है, जैसे एक माला किससे बनकर बनती है? मोतियों से। ठीक है, जैसे आपके पास ये बहुत सारे मोती हैं, तो आप अगर इन मोतियों को धागे में पिरोते जाएंगे तो क्या बन जाएगी? ये माला बन जाएगी। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन ऐसे समझो कि ये भी कोई एक माला है। अब हमें पता लगाना है कि इनके मोती कौन से हैं, यानी कि ये एक पॉलीमर है किसी ना किसी चीज़ के। तो इनका मोनोमर कौन है, कि सिंगल यूनिट कौन सी है जिनसे मिलकर के बने हुए हैं। तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या एक तरह की शुगर है। शुगर मेनली 3 टाइप की होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? डाई मतलब क्या होता है? 2। तो अगर कोई भी 2 शुगर एक साथ मिलकर के, मतलब 2 शुगर मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाती हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। ठीक है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये जो शुगर होती है ये डाइसैकेराइड होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से क्या बनती है? शुक्रोज बनती है। तो ग्लूकोज और शुक्रोज दोनों क्या हो गई आपकी? मोनोसैकेराइड। तो जो शुक्रोज बन गई ये क्या हो गई? आपकी डाइसैकेराइड। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, चिटिन और सेल्यूलोज। अब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो एनर्जी है उसको किसके रूप में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और फर्दर जब ज़रूरत होती है तो इनको तोड़ करके इनसे ग्लूकोज ले लिया जाता है। इसी प्रकार से
ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, क्योंकि ग्लूकोज को फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब फैट जो है वो फैट किससे मिलकर बना होगा, फैट की सिंगल यूनिट क्या होगी, फैट की जो सिंगल यूनिट होती है वो होती है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। इसी प्रकार से प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलकर के बनती है, तो प्रोटीन मिलकर के बनती है अमीनो एसिड से, है ना। यानी कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन की क्या हैं, सिंगल यूनिट्स हैं। यानी ऐसे समझो कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, मोती हैं, और प्रोटीन उनसे मिलकर के बनी हुई क्या है, एक माला है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। अब डाइजेशन हो गया, जो सब्सटेंसेज है वो सिंपलर हो चुके हैं। ठीक है, अब इनको डाइजेस्ट करा क्यों हमने, क्यों तोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंसेज में, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं वो बॉडी फ्लड के अंदर, यानी बॉडी के अंदर जो भी फ्लड है, अगर मल्टी सेलुलर लिविंग बींग्स हैं तो क्या होगा, ब्लड होगा। यूनिसेलुलर हैं जैसे अमीबा है तो उसमें क्या होगा, ओनली साइटोप्लाज्म होगा। तो उनमें ये डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते, उनमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्यूबल होते हैं, ताकि ये सॉल्यूबल हो सकें। ठीक है, अब सोल्यूबल क्यों करा हमने, इसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले हम चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन। अब फूड को डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, फूड को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो लिविंग बींग्स क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो बॉडी फ्लड के द्वारा फूड को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस, जो सिंपलर सब्सटेंसेज है इनको एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के लिए उनका सोल्यूबल होना ज़रूरी है, इसलिए हमने इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फर्दर जब हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ स्टेप आती है एसिमिलेशन। अब हमने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। अब एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी फ्लड के अंदर। अब बॉडी फ्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा, तो यानी कि हर सेल, हर टिश्यू के पास इन सिंपलर सब्सटेंसेस को ये फूड लेकर जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन किया जाएगा और उससे क्या प्राप्त की जाएगी, एनर्जी। उस एनर्जी को लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, और लास्ट स्टेप आती है इजेशन। देखिए, अब एसिमिलेशन हो गया, हमने एनर्जी प्राप्त कर ली, फूड को यूटिलाइज कर लिया। तो जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें कुछ सब्सटेंसेज जो यूजेबल होते हैं वो तो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जो सब्सटेंसेज एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बॉडी के अंदर रहते हैं। तो अगर वो लंबे समय तक किसी लिविंग बींग्स की बॉडी में रहेंगे तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम इन्हें बॉडी से बाहर इजेक्ट करना होता है। तो इन्हें बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। तो फेशियल होता है, जो फेशियल मल होता है एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में जो इकट्ठा हो जाता है, उस सॉलिड फॉर्म में इकट्ठे हुए फेसेस को, मल को बॉडी से बाहर इजेक्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, इजेशन। द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ कॉल्ड इजेशन। तो ये 5 स्टेप जो होती हैं ये होती हैं आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये सभी जो जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनमें इन्हीं स्टेप्स से पूरा न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अमीबा के अंदर किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है इन 5 स्टेप से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।